नमस्कार दोस्तों, आई एस प्रेप अकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 29 अप्रैल 2020 और आज का डेली 30 कार्यक्रम का जो टॉपिक है करंट अफेयर के साथ में वो है सूर्यातप। सूर्यातप जो टॉपिक है इससे अभी तक बहुत प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे कहीं, लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं अगर आप जरा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आपके सही हो जाएंगे और थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो वो प्रश्न गलत हो जाएंगे। कुछ ये बेसिक प्रश्न चार पांच इसमें आपको मिल जाएंगे जो आप पहले से भी जानते होंगे, कोई कठिन प्रश्न नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर 10 से 12 13 प्रश्न आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो हो सकता है वहां तक आपका ध्यान न जाता हो। तो इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। सूर्य तप से प्रश्न गलत नहीं होंगे। तापमान और तापमान के वितरण पर हम अगले किसी एपिसोड में डिस्कशन कर लेंगे। तो 20 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इस पे और 10 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे करेंट अफेयर के। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? बहुत सामान्य सा प्रश्न है, 14 करोड़ 96 हजार किलोमीटर है। लेकिन जब पूछी जाती है कि औसत दूरी लगभग कितनी है या आपसे पूछ लिया जाता है लगभग शब्द लगाकर, यहाँ पर औसत शब्द यूज करने का एक मतलब ये भी है कि ये दूरी निश्चित नहीं रहती है, घटती बढ़ती रहती है। जब हम पृथ्वी और सूर्य के बारे में पढ़ेंगे और गतियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो आपसे पूछा जाता है प्रश्न, तो यहाँ पर आपको औसत दूरी जो बतानी होती है वो आप 15 करोड़ किलोमीटर टिक कर देते हैं। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। वैसे 14 करोड़ 96 लाख अगर दिया हो तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये ऑप्शन में होगा 14.96 करोड़ तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कल का एक प्रश्न था ओजोन वाला, ओजोन परत वाला, तो उसमें 29 नंबर पर वो प्रश्न था कल के एपिसोड में। तो उसमें मैंने चर्चा की और कई मैंने चर्चाएं इस तरह से की कि कैसे कैसे गलत र्यूमर फैल जाते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को लोग पहुंचा देते हैं। तो वहां पर लोगों का कहना था कि आंसर मैंने नहीं बताया था। हो सकता है कभी मैं ऐसे ए बी सी डी ना बताऊं, लेकिन अपने बोलने के क्रम में बता जाता हूं। तो उसका उत्तर भी था, मैंने पिन पोस्ट में डाल दिया था। जिन लोगों ने याद दिलाया फिलहाल उनका मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही वो याद दिलाते रहें और जिससे कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये और अच्छा होता रहे। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य से तापमान जो होता है वो पृथ्वी तक आता है। जाहिर सी बात है कि सूर्य में खुद की सतह का तापमान भी कुछ होता होगा, क्योंकि इतना ताप अगर वो हमको दे सकता है और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत वो बन सकता है, तो उसका तापमान कितना होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ये होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये उसके कोर का तापमान नहीं है, ये उसकी सतह का तापमान है ना, उसके आउटर भाग का तापमान है। कोर का तापमान कितना होता है ये आज का प्रश्न है, अगर किसी को पता है वो बताएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट यहां पर है। वायु की सामान्यतः ऊर्ध्वाधर गति के कारण उष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि संवहन धाराओं में ताप का स्थानांतरण ऊपर से नीचे की ओर होता है और इस प्रकार वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। एक सही है, दोनों सही है, क्या है इसमें? पहला स्टेटमेंट जहां तक है कि वायु की सामान्यता ऊर्ध्वाधर गति के कारण उष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है, यहां पर दिया हुआ है चालन कहलाता है। तो संवहन कहलाता है, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्या कहलाता है ये? संवहन कहलाता है। और दूसरा है संवहन धाराओं में ताप का स्थानांतरण ऊपर से नीचे की ओर और इस प्रकार वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो जाता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो ये गलत है। संवहन धाराओं में ऊपर से नीचे की ओर नहीं होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। नीचे से ऊपर की ओर होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। संवहन धाराएं कैसे चलेंगी? गर्म धाराएं होंगी तो ये नीचे से ऊपर की ओर चलेंगी, क्योंकि ये हल्की हो जाएंगी और हल्की होने के कारण हमेशा ऊपर ही उठेंगी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों को धरती तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? आपने इसको बचपन से पढ़ा है, 8 सही 1/3 मिनट पढ़ा है। इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 8×6 = 60 होता है ना एक मिनट में। तो 8 से इसको 60 को गुणा करिए तो ये 480 हो गया और 1/3 का ये 20 सेकंड हो गया। इस तरह से ये 500 सेकंड हो जाता है। लेकिन
अगर एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए ये कितना होता है, तो ये होता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ये पूरा समय इसको लगता है सूर्य की किरणों के धरती पर पहुंचने में, और इसी के बाद में जो पृथ्वी पर जीवन संभव है वो प्रक्रिया संभव हो पाती है। सूर्यातप का मापन किया जाता है। ये जो सूर्यातप शब्द है, यहाँ पर आपको ये शब्द भी मिल सकता है सूर्यताप, आपको ये शब्द भी मिल सकता है सूर्याताप। कई शब्दों के माध्यम से इसको व्यक्त किया जाता है, सबका अर्थ एक ही है। तो सूर्याताप का मापन किससे किया जाता है, सूर्याताप किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है पैरोहेलियोमीटर के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न सतहों से एल्बिडो की मात्रा का सही अवरोही क्रम आपको बताना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम आपको बताना है, पहले ज्यादा फिर कम। यानी कि एल्बिडो की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है? एल्बिडो होता क्या है? अगर ये आप जानते हैं तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। एल्बिडो सतह को जो उष्मा प्राप्त होती है उसमें, जैसे सूर्य से जो उष्मा आ रही है, तो सतह को प्राप्त होने वाली और उसमें से जो परावर्तित होने वाली उष्मा होती है, अगला प्रश्न भी यही है, उसी के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। ये सूरज चमक रहा है, सूरज से सतह को उष्मा जो प्राप्त हो रही है, और उसके बाद में ये पूरा तो एब्जॉर्ब सतह कर नहीं रहा है, यहाँ से कुछ परावर्तित हो जा रही है, तो इसी का जो अनुपात होता है प्राप्त होने और परावर्तित होने का, उसी को एल्बिडो कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि सबसे ज्यादा किससे होती है, और फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे इसमें सेट करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा हिम से होती है 70 से 90% तक, 70 से 90% तक, और सेकेंड नंबर पर घने बादल होते हैं 80 से 90% तक। इस पे अगर पड़ेगी तो 80 से 90% वापस चली जाएगी, एल्बिडो बन जाएगी। फिर थर्ड नंबर पे गीला रेत आता है 30 से 35 यहाँ से चली जाती है, और फिर इसमें जो है फोर्थ नंबर पर आएगा 21% उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ से ली जाती है। अब इसको आप सेट कर लीजिए, तो 1 होगा, 3 होगा, और फिर 4 होगा और 2 होगा, तो 1 3 4 2, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एल्बिडो क्या है? मैंने अभी पहले वाले प्रश्न में बताया है कि एल्बिडो जो होती है वो सतह को प्राप्त होने वाली और उससे परावर्तित विकिरण ऊर्जा की जो मात्रा का अनुपात होता है, उसी को एल्बिडो कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग होती है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर टेम्परेचर कम है वहाँ पर एल्बिडो की मात्रा लगभग ज़्यादा होती है। जैसे ध्रुवों पर एल्बिडो की मात्रा विषुवत रेखा वाले क्षेत्रों से ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे ये अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि वहाँ पर हिम पाए जाते हैं ध्रुवों पर, तो वहाँ पर ये ज़्यादा पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, सूर्यताप और पार्थिव विकिरण के मध्य बने संतुलन को क्या कहते हैं? यानी कि जो सूर्यताप प्राप्त होता है और फिर पार्थिव विकिरण होता है, सूर्यताप जो प्राप्त होता है ये लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त होता है, और जो पार्थिव विकिरण होता है ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है। इसका एक बजट होता है जिसके आधार पर ये बना रहता है, पूरा एक अनुपात निश्चित रहता है कि इतनी उष्मा, इतनी ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती रहेगी। अगर लगातार पृथ्वी गर्म होती रहे तब तो ये जल के राख हो जाएगी। तो ये जो संतुलन होता है इसको हम कहते हैं उष्मा बजट। डी ऑप्शन इसको उष्मा बजट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला उष्मा बजट पे ही प्रश्न है कि कल्पना करें कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर सूर्यास्त की 100 इकाइयां प्राप्त होती है। मान लीजिए वायुमंडल है और सूर्य यहाँ से चमक रहा है, और सूर्य की 100 यूनिट यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं। तो इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट, इस पे विचार करना है। पहला है कि इनमें से लगभग 65 इकाइयां पृथ्वी तल पर आने से पहले अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। दूसरा है इसमें 35 इकाइयां सीधे पृथ्वी को प्राप्त हो जाती हैं। ये दोनों स्टेटमेंट क्या सही हैं? जो ये 100 यूनिट आती है, 100 यूनिट में से 35 यूनिट अंतरिक्ष को परावर्तित हो जाती है। इस तरीके से पहला ये गलत हो गया। 100 में से 35 आप घटा दीजिए, 35 आप माइनस कर दीजिए, तो बाकी बचा 65। 65 सीधे पृथ्वी तल को प्राप्त, सीधे ये भी नहीं होती, इसमें भी अलग अलग चीजें होती, लेकिन जो प्राप्त होती है वो 65 होती है, ना कि 35 होती है, और सीधे भी नहीं प्राप्त होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
जो ये 35 इकाई हैं, इसमें से 6 इकाइयां वायुमंडल की ऊपरी सीमा से अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं, 27 इकाइयां बादलों के द्वारा हो जाती हैं, 2 इकाई धरातल के हिम और बर्फ के ढके क्षेत्रों द्वारा परावर्तित हो जाती हैं। बाकी जो 65 बचती है, जो सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पर 65 जो बचती है, ये भी सीधे नहीं प्राप्त होती है। इनमें से 51 इकाई सीधे पृथ्वी तल को प्राप्त होती है, 14 इकाई वायुमंडल की विभिन्न गैसों, जलवाष्प, धूलकण इनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान क्या घटता बढ़ता रहता है, स्थिर रहता है, पता नहीं किया जा सकता? उपर्युक्त सभी सही है। उपर्युक्त सभी तो यहाँ नहीं सही होंगे, क्योंकि पता नहीं किया जा सकता ये भी टिक कर रहे हैं, और घटता बढ़ता रहता है, स्थिर रहता है, ये भी टिक कर रहे हैं। तो ये तो इस कारण से डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब पता नहीं किया जा सकता, ये भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतनी बातें हमने की हैं बजट के बारे में। ये जो तापमान है पृथ्वी की सतह का, ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्थिर बना रहता है, और पृथ्वी का तापमान अगर ये स्थिर न बना रहे तो समस्या हो जाए। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण यही चिंता है कि ये बढ़ रहा है। ये क्या है? बढ़ रहा है, और अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो समस्या हो जाएगी। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर करिए आप, जब बढ़ेगा तब देखा जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, सूर्यास्त के बाद भी वायुमंडल गर्म होता रहता है। सूर्यास्त हो जाता है तब भी वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया चालू रहती है। इसका कारण क्या है? कैसे होता है? संवहन के द्वारा, चालन द्वारा, गुप्त उष्मा द्वारा, पार्थिव विकिरण के द्वारा? तो ये पार्थिव विकिरण के द्वारा हुआ करता है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त हो जाती है लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में, ये भी ध्यान रखिएगा, बाद में ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में इसमें से निष्कासित होती है, यहाँ से विकिरित होती है, और इसी के विकिरण के द्वारा फिर वायुमंडल जो है ये गर्म होता रहता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अभिवहन क्या है? अभिवहन क्या है? अभिवहन, आप इसको ऐसे समझिए कि पवन जो होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेम्परेचर का स्थानांतरण करती हैं। कैसे करती हैं? मान लीजिए कि कोई एक स्थान ये है, कोई स्थान ये बी है, ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। यहाँ का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ का केवल 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस टेम्परेचर में इन दोनों स्थानों में हवाएं चल रही हैं, तो हवा इधर से चल के इधर को टेम्परेचर लेके आएगी, और तब तक हवा चलती रहेगी। हवा क्यों चलती है? दो स्थानों के बीच में ताप में अंतर होता है, तभी वो चलती है। तापमान में अंतर जब बराबर हो जाए, खत्म हो जाएगा, अंतर समाप्त हो जाएगा, तो हवा चलना बंद हो जाती है। तो ये दोनों स्थानों के बीच में अगर हवा वो चल रही है तो ये ताप का स्थानांतरण करती है, टेम्परेचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। अगर कोई स्थान गर्म क्षेत्र से आने वाली पवनों के मार्ग में पड़ता है तो तापमान बढ़ जाएगा, और अगर वो ठंडे क्षेत्रों से आने वाली पवनों के मार्ग में पड़ेगा तो तापमान घट जाएगा। पवनों द्वारा ताप का क्षैतिज स्थानांतरण, ये जो स्थानांतरण हो रहा है वही क्या है? अभिवहन कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पवनों द्वारा ताप का क्षैतिज स्थानांतरण। जब असमान तापमान की दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो ताप ऊर्जा अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु की ओर गमन करती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगला ये प्रश्न है। अब यहां पर देखिए अंतर यह है कि दो वस्तुएं संपर्क में आ रही हैं। बाकी कंसेप्ट सब वैसे ही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाओं के द्वारा जा रहा है, जाएगा गर्म से ठंडे की तरफ। मान लीजिए कि इधर ज्यादा है और इधर अपेक्षाकृत कम है, तो गर्म से ठंडे की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ दो वस्तुएं संपर्क में आ रही हैं, तो जब संपर्क में आके स्थानांतरण होता है, ताप की जो ऊर्जा है अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु की तरफ जाती है। तो जब संपर्क में आके होता है तो उसको चालन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन विधि। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यहां पर संपर्क जरूरी है। वायुमंडल को सीधे गर्म करने वाली 4 प्रक्रियाएं हैं। कौन कौन सी ये 4 प्रक्रियाएं हैं बताइए? उनमें से कौन ये शामिल है? क्या ये चारों यही हैं कि इनमें से कोई एक दो तीन है, दो तीन है, एक चार है, या उपयुक्त सभी हैं? 4 प्रक्रियाएं तो ये है, यहां पर ये हिंट कर दिया गया है। इसमें विकिरण है, चालन है, संवहन है, अभिवहन है। इन सब प्रक्रियाओं के बारे में अभी हमने प्रश्न भी डिस्कस किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वायुमंडल की ऊर्जा तथा गर्मी का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। प्रत्यक्ष रूप से यह प्रभावित भले ना करे, लेकिन आप ऐसे समझिए कि जब हम किसी पर्वत पर चढ़ते हैं तो वायुमंडल में सूर्य की ओर ऊपर जब हम जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है? अगला प्रश्न है वहीं पर मैं ये बताऊंगा। फिलहाल ये माध्यम आप जान लीजिए कि ये चारों प्रक्रियाएं हैं।
डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जब हम किसी पर्वत पर चढ़ते हैं या वायुमंडल में सूर्य की ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है, समान बना रहता है, घटता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। जब भी हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान वैसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सूरज ऊपर है और हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो सूर्य से नजदीक जा रहे हैं, तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर यहाँ से ऊपर जाने पे घटता है। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली केवल सूर्य से ही हमको उष्मा ऊर्जा ये नहीं मिल रही है। इसका कारण यह है कि वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है और वायुमंडल से भी उष्मा मिलती है, पार्थिव विकिरण होता है, वायुमंडल में बहुत सारी उष्मा व्याप्त रहती है। तो वायुमंडल को सीधे गर्म करने वाली ये 4 प्रक्रियाएं हैं, विकिरण, चालन, संवहन, अभिवहन। इन चारों प्रक्रियाओं के माध्यम से ये सारा काम होता है। तो ऐसा नहीं कि केवल सूर्य के माध्यम से ही हमको उष्मा मिल गई उसके बाद समाप्त, पार्थिव विकिरण भी तो होता है और अन्य ये जो माध्यम है, ये चारों माध्यम है, अन्य स्रोतों से उष्मा का संचरण होता रहता है। तो इस तरीके से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान वैसे क्या है, बढ़ना चाहिए, लेकिन ये घटता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यातप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्यातप के बारे में ही पूरा चैप्टर है, तो सारा जो प्रश्न है वो सूर्यातप के बारे में ही है। पहला है, यदि आपतन कोण छोटा होता है तो सूर्य की किरणें छोटे से क्षेत्र पर संघनित हो जाती हैं, जिससे वहां अधिक उष्मा प्राप्त या सूर्यातप प्राप्त होता है। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा है, यदि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो आपतन कोण बड़ा होता है। यहां पर आप देखिए कि पृथ्वी का जो शेप है वो गोलाकार है। पृथ्वी का गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें इसके तल के साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कोण बनाती हैं। यहां पड़ेंगी, यहां पड़ेंगी, यहां पड़ेंगी, तो सब कोण अलग अलग बनेगा। देखिए ना, ये अलग अलग कोण बन रहा है। कोई स्थान यहां पर ले लीजिए तो अलग कोण इधर से अलग बनेगा, इधर से अलग बनेगा, हर तरफ से अलग अलग कोण बनेगा। पृथ्वी के किसी बिंदु पर, ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी का मान लीजिए कोई बिंदु ले लीजिए, किसी बिंदु पर सूर्य की किरण और पृथ्वी के वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसके साथ जो बनने वाला कोण है इसको हम कहते हैं आपतन कोण। यह क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। आप स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। आपतन कोण सूर्यातप को 2 प्रकार से प्रभावित करता है। पहला, जब सूर्य की स्थिति ठीक सिर के ऊपर होती है उस समय सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। आपतन कोण बड़ा होने के कारण सूर्य की किरणें छोटे से क्षेत्र पर, और यहां पर दिया हुआ है आपतन कोण छोटा होने के कारण सूर्य की किरणें छोटे से क्षेत्र पर संघनित होती हैं। तो छोटा होने के कारण नहीं, आपतन कोण बड़ा होगा तब ये छोटे से क्षेत्र पर संघनित होंगी, क्योंकि जब सीधा चमकेगा सूरज तो आपतन कोण बड़ा हो जाएगा। जहां तक दूसरा स्टेटमेंट है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो आपतन कोण छोटा नहीं, बड़ा नहीं होता है। तो आपतन कोण क्या होता है? छोटा होता है। तिरछी किरणें पड़ेंगी तो आपतन कोण छोटा हो जाएगा। तो यहां पर बड़ा दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? सूर्य की किरणों का आपतन कोण अभी हमने डिस्कस ही किया है, प्रभावित करता है। दिन की अवधि, दिन की अवधि जितनी ज्यादा होगी सूर्यातप की प्राप्ति उतनी ज्यादा होगी। वायुमंडल की पारदर्शकता, पारदर्शी जितना ज्यादा होगा वायुमंडल, मान लीजिए घने बादल छा जाए, धूल कण ज्यादा हो, तो सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त होगी। अगर साफ मौसम होगा तो ज्यादा प्राप्त होगी। वर्षा की मात्रा, वर्षा ज्यादा होगी तो क्या सूर्यातप कम मिलेगा? वर्षा की मात्रा से इससे कोई ऐसे संबंध नहीं है। हाँ, सूर्यातप अगर ना प्राप्त हो, गर्म ना हो, टेम्परेचर ना बने, तो वर्षा नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन सूर्यातप की मात्रा को ये प्रभावित वैसे डायरेक्टली नहीं करता है। तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही इसका उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे हम बात करते हैं, सूर्यातप किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, सूर्यातप किसे कहते हैं? इतनी देर से हम सूर्यातप के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैंने बार बार आपको बताया है कि ये दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, और दीर्घ तरंगों के रूप में होने के, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये लघु तरंगों के रूप में होता है। अगर आपसे पार्थिव विकिरण पूछा जाएगा तो वो दीर्घ तरंग होगा। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। सूर्यातप एक तो लघु तरंगों के रूप में होता है, ये पहला ऑप्शन था इसीलिए मुझसे गलती हुई है। फिर से ध्यान दीजिएगा,
सूर्यातप लघु तरंगों के रूप में होता है, और बार बार मैंने आपसे बताया है कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को ऊष्मा जो प्राप्त हो रही है पृथ्वी की ओर आ रही है, सौर विकिरण जो आता है उसी को हम सूर्यातप कहते हैं। तो यहां पर दो चीजें आपको देखनी है कि लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर से जाने वाला सौर विकिरण, पृथ्वी की ओर से जाने वाला कि पृथ्वी की ओर आने वाला सौर विकिरण, ये दो शब्द आप ध्यान रखिएगा। तो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाला जो सौर विकिरण होता है, यही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सूर्यातप कहलाता है। पृथ्वी की ओर आने वाला, एक तो लघु तरंग ध्यान रखिएगा और दूसरा पृथ्वी की ओर आने वाला, तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुल सौर विकिरण का धरातल पर पहुंचता है कितना? अगर हम कुल सौर विकिरण मान लें कुछ भी इकाई, तो उसका कितना पहुंचता है, प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है। तो ये यहां पर आप ध्यान रखिए कि जितना सौर विकिरण होता है, टोटल सौर विकिरण की मात्रा जो होती है उसकी केवल 2 इकाई यहां पर पहुंचती है। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ऐसे आप समझिए, कुल सौर विकिरण का मात्र 2 इकाई। अगर हम कुछ भी मानेंगे, मान लो 100 इकाई है, 100 टोटल होता है तो उसका 2 इकाई आता है। 100 इकाई ऐसे होता नहीं है, लेकिन मैं बात बता रहा हूं कि अगर 100 होता है तो उसका 2 इकाई ही यहां पर आ पाता है। अगर 1 अरब इकाई मान लें तो केवल 2 इकाई उसका यहां पर आ पाता है। ये मान के आप चलिए, कहने का मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, खनिज संसाधन, सूर्य। सूर्य एक ऐसा स्रोत है, अगर सूर्य ना होता तो ये पेट्रोलियम ना होता, खनिज संसाधन ना होता, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि बहुत साल पहले पेड़ पौधे जीव जंतु ये पृथ्वी के नीचे दब गए, पट गए, और टेम्परेचर के कारण वो धीरे धीरे जब सड़ गल गए तो पेट्रोलियम और खनिज संसाधन ये बन गए। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत है ऊर्जा का, लेकिन ये प्रमुख स्रोत, सबसे प्रमुख स्रोत पूछा जा रहा है ऊर्जा का, तो ये सूर्य ही है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं रह पाएगी, टेम्परेचर ही नहीं रहेगा, कैसे आप कुछ कर पाएंगे। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा डी। तो ये 20 प्रश्न हमने देखे आज के टॉपिक के। अब हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर के 10 प्रश्न। 2021 पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को मिली है? और ये देश है सर्बिया। 2021 में जो मुक्केबाजी होगी, अगर कोरोना संकट निपट गया, सब कुछ सही रहा, तो ये सर्बिया में होगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अपने विवादित नक्शे में लद्दाख के हिस्से को चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया है? कौन सा ये संगठन है? अभी हुआ ये है कि स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नक्शा जारी किया, उसमें लद्दाख के हिस्सों को चीनी क्षेत्र के रूप में उसने दिखा दिया। इस क्षेत्र को बिंदीदार रेखा के रूप में कलर कोड के तौर पर दिखाया गया है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जो क्षेत्र हैं, इनको बिंदीदार रेखा के रूप में भी इसने दिखाया है। अभी ये माना जा रहा है जो कोविड त्रासदी रही है, इसने WHO ने चीन का बहुत साथ दिया है। ऐसा माना जा सकता है कि उसी के प्रभाव में यह कार्य भी हुआ है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। और आपको ये पता होगा कि भारत चीन सीमा विवाद, पाकिस्तान ने 1960 के दशक में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर के कुछ हिस्से पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया था, तो उसी से ये रिलेटेड विवाद है। वर्तमान में चीन ने लद्दाख में 37,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया हुआ है, और इसके अलावा चीन ने इस महीने की शुरुआत में अभी अपने भीतर के कुछ क्षेत्रों को बताया था, मतलब ऐसा वो देखिए दावा करता रहता है। अभी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को बताया कि ये इसका लद्दाख का हिस्सा है, तिब्बत का हिस्सा है। तो तिब्बत का हिस्सा बताने का मतलब क्या है, तिब्बत हमारा है और अरुणाचल प्रदेश का भी जो कुछ हिस्सा है वो तिब्बत का है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश पे भी हमारा अधिकार है। इस तरीके की बदतमीजी ये करता रहता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक को कोविड-19 खतरों के कारण रद्द कर दिया गया। जो ये पिच ब्लैक अभ्यास है, ये आयोजित कहां होता था, ये आपको जानना है, ये आपको बताना है। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा द्विवार्षिक युद्धाभ्यास पिच ब्लैक आयोजित किया जाता था, और ये युद्धाभ्यास जो है रक्षात्मक हवाई युद्ध और आक्रामक हवाई युद्ध का अभ्यास इसमें होता था, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसको आयोजित किया जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी।
भारत में इसमें पार्टिसिपेंट होता था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विपक्षीय और रक्षा संबंधी जो अभ्यास हैं वो होते रहते हैं। दोनों देशों में संयुक्त रूप से एक अभ्यास कौन सा होता है? एक अभ्यास होता है ऑसिनडेक्स। ऑसिनडेक्स एक अभ्यास होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और दोनों देश म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर कर चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लंबे समय से ये लंबित है, इसकी योजना अभी हस्ताक्षर करने की योजना अभी बना रहे हैं, मतलब चर्चा में ये रह रहा है, अभी हस्ताक्षर हुआ नहीं है कि हो गया है। मुझे ये हस्ताक्षर मतलब ये चर्चा में तो रहता है। ये इतना मुझे बिल्कुल पक्का नॉलेज है कि ये दोनों देश लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे थे लंबे समय से, ये लंबित चल रहा था। अभी ये हो गया है या नहीं, ये आप में से कोई हमको जरूर बताएं। दोनों देशों के बीच में डोमेन जागरूकता समझौता भी चर्चा में रहा है। तो इस तरीके से ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इवेंट्स और उत्सवों के द्वारा नृत्य को बढ़ावा दिया जाता है। इस साल तो कोविड का खतरा है, इस कारण से ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत कुछ ऐसे मनाया गया होगा। और ये जो 29 अप्रैल है इसलिए इसको चुना गया था क्योंकि इसी दिन प्रसिद्ध फ्रांसीसी डांसर जीन जार्जस, एक फ्रांसीसी डांसर हैं जीन जार्जस, और ये नाम आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रांसीसी डांसर हैं, इन्हीं का बर्थडे होता है, ठीक है। और वे आधुनिक बेले नृत्य के जनक हैं। जो बेले नृत्य है, बेले नृत्य की ये जनक है, नोट करिएगा इस बात को। और महान सुधारक इनको माना जाता है नृत्य के क्षेत्र में। तो ये 29 अप्रैल, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा, सही है। इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य वित्तीय उत्पादों को विनियमित करना है, यह भी सही है। इस प्राधिकरण में 9 सदस्य हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ये गलत है क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करेगी। और इसके सदस्यों में एक अध्यक्ष हो गए, वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य 3, आरबीआई 4, सेबी आईआरडीए तो 5 6 ये हो गए, और पीएफआरडीए ये 7 हो गए, और खोज समिति की सिफारिश पर 2 सदस्य तो 9, ये टोटल 9 सदस्य होंगे, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि ये रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं, ये भारतीय रिजर्व बैंक की जगह पे भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है इनके सदस्यों को। मशहूर फिल्म अभिनेता इरफान खान ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। आज बड़ा दुख भरा दिन रहा और मेरे सबसे चहेते अभिनेता इरफान खान नहीं रहे। आप में से कितने लोगों के ये चहेते अभिनेता हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बड़ी देर तक काम करने में मन नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी ये चले जाएंगे। वैसे इनकी जो बीमारी हुई थी वो बहुत गंभीर थी, लेकिन जब कोई असमय मृत्यु होती है तो वास्तव में दुख होता है। आज 29 अप्रैल है, 29 अप्रैल को माना जा रहा था कि पृथ्वी का कहीं विनाश ना हो जाए और दुनिया नष्ट कहीं ना हो जाए। भले ही दुनिया नहीं नष्ट हुई, लेकिन इनके परिवार के लिए तो दुनिया नष्ट हो ही गई। इनकी पहली फिल्म कौन सी थी, ये आपको पता है? इनकी पहली फिल्म थी सलाम बॉम्बे। सलाम बॉम्बे जो फिल्म थी, इन्होंने 1988 में सबसे पहले ये फिल्म की थी। फिर बहुत सारी फिल्में इन्होंने की। मैंने इनकी जो सबसे पहली फिल्म जिसमें मैं इनको पहचान पाया था वो थी बिल्लू बार्बर, मैंने देखी थी। बड़ा अच्छा किरदार था इनका। और हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, द नेमसेक, लाइफ इन ए मेट्रो, लंच बॉक्स, नो बेड ऑफ रोजेस, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड, इन्फेर्नो, ये सब इनकी फिल्में थी। पान सिंह तोमर, हाशिल, ये सब फिल्में इनकी थी। और बड़ा दुख हो रहा है वास्तव में कि ये अब नहीं रहे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जरा बताइएगा कि इरफान खान को जो बीमारी हुई थी, वैसे तो इसको कैंसर बोल रहे हैं, लेकिन इनकी जो बीमारी हुई थी उसका नाम क्या है, जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, कहां पर की जाएगी? गांधीनगर, गुजरात में। एक प्रश्न ये अलग से भी इस पे देखिए बन गया है, और अभी ऊपर हमने चर्चा की थी, ये कहीं ना कहीं ये छोटा प्रश्न रिपीट हुआ है। मतलब रिपीट क्या, ये अलग प्रश्न है, लेकिन वो स्टेटमेंट बेस्ड बना था और ये एक प्रश्न ये, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके प्राधिकरण के बारे में पूछा जा सकता है, इसीलिए वहां पर मेंबर्स और इन चीजों को लेकर एक स्टेटमेंट यहां से दे दिया गया था। अलग से जब ये प्रश्न बन जाता है तो आपको ये याद हो जाता है।
मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शीर्ष 20 वैश्विक नेताओं में किस भारतीय को शामिल किया गया? कौन भारतीय है? पहला विकल्प है ख्वाजा अब्दुल हमीद। ख्वाजा अब्दुल हमीद के बारे में आप नहीं जानते होंगे। एक कंपनी है सिप्ला, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जानते हैं तो कोई बात नहीं। सिप्ला कंपनी आजादी के पहले की कंपनी है, और द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें भी इसने सस्ती दरों पे दवाएं दी थी। अभी भी सिप्ला की दवाएं बहुत महंगी नहीं होती हैं। तो ये ख्वाजा अब्दुल हमीद इसके फाउंडर थे। 2 लाख रुपए लगा के उस समय इस कंपनी का इन्होंने शुरुआत इसकी की थी, इसकी स्थापना की थी। यहाँ जो प्रश्न है ये है किरण मजूमदार शाह, ये बायोकान की संस्थापक हैं और वो उसकी चेयरपर्सन है। इनको मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शामिल किया गया है। दुनिया भर के 60 लीडर्स इसमें शामिल हैं। बायोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और नवाचार जिन लोगों ने किया है उनको शामिल किया गया है। और 2015 से लगातार 6 वर्षों से ये इस सूची में बनी हुई है। 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये किरण मजूमदार शाह, ध्यान रखिएगा। बाकी आप इसमें जानते हैं ये योगेश अग्रवाल, एक कंपनी यहाँ की। अब ये सब कंपनियों के बारे में आपको कुछ जानने जरूरत भी नहीं है। अगला प्रश्न, कोविड 19 के लिए 1.5 मिलियन, यानी कोविड को हराने के लिए जो काम चल रहा है, 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किसके द्वारा मंजूर किया गया है जो भारत को मिलेगा? कौन सा बैंक है? तो ये बैंक है, पता है आपको, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक के द्वारा ये ऋण मंजूर किया गया है। 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ये जो मंजूरी दी गई है, इस कोष का उपयोग रोग नियंत्रण, सामाजिक संरक्षण और बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाना है। एडीबी के बारे में अगर हम बात करें तो एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है। अभी इसमें कितने सदस्य हैं एडीबी में? एडीबी में कुल 68 सदस्य हैं अभी। 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं, 19 बाकी अन्य क्षेत्रों के हैं। इसका कार्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर आपसे ये कभी पूछ लिया जाए तो मुख्य कार्य इसका है सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों और भागीदारों की सहायता करना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वार्मी वेट क्या है? वार्मी वेट, वार्मी वेट एक स्वदेशी हर्बल दवा है। डूमरर इसको बोलते हैं, स्वदेशी हर्बल दवा को। ये स्वदेशी हर्बल दवा है और ये हाल ही में राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन इंडिया जो है, इसके द्वारा कृमि के उपचार के रासायनिक विधि के विकल्प के रूप में पशुधन मालिकों के लिए वाणिज्यिक उत्पाद के रूप में तैयार की गई है। तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, स्वदेशी हर्बल दवा। ये एपिसोड आपको कैसा लग रहा है बताते रहें। और फिर से मैं अपने प्रिय अभिनेता को श्रद्धांजलि देता हूँ। वो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही अपना दबदबा कायम रखें। क्या होता है वहाँ ये तो पता नहीं, जहाँ वो गए हैं स्वर्ग में। और आप लोग भी कम से कम इनके लिए दुआ कीजिए। एक बहुत अच्छा एक्टर बॉलीवुड ने खो दिया है, बहुत बड़ी क्षति है। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे से रहिए। आज मैं टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं बताऊंगा। थैंक यू वेरी